क्लास ऑफ जीओसी। आज हम क्या पढ़ेंगे, जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले तो देख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम इसका भी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है, फिर हम इसका रीजन समझेंगे कि ये क्यों ओरिजिनेट होता है, मतलब इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन होते हैं, विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफर इन arrangement of atoms or group in space। देखो, कहने का ये मतलब है कि जो भी तुम्हें कंपाउंड दिया होगा ना, उसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो सब कुछ सेम होता है। सिर्फ अंतर क्या होता है कि उसके पास जो एटम्स अरेंज होते हैं ना स्पेस में, उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो अभी देखो, जैसे जैसे आगे चलोगे वैसे वैसे बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और दूसरी बात क्या है कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। ठीक है, अगेन ये तो क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक, पहले हम डेफिनेशन सुन ले, तभी तो जब हम उसे समझेंगे तो हम उसे रिलेट कर पाएंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे ये किस वजह से और कहाँ पे ये पैदा होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इट इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, due to restricted rotation about डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड के अराउंड में हमें क्या देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे देखने को मिलेगा। एक क्या होता है कि किसी भी डबल बॉन्ड के अराउंड में जहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक डबल बॉन्ड के केस में, और एक क्या है, जब हम साइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस चीज को हम समझेंगे कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। खुद समझो, अगर मान लो ये एक मार्कर है, इसके एंड पे दो कार्बन लगे हुए, तो किसी भी एक कार्बन को अगर हम रोटेट करते हैं तो इसका रोटेशन जो है वो फ्री है। इसके रोटेशन से इसके बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। हमने पढ़ा है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पाई ऑर्बिटल ऑफ द टू कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बना है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल, दीज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये कैसे ओवरलैप करते हैं, तो जो ऊपर का ये लोब होता है ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये क्या हो रहा है, दोनों लोब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ही तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से क्या ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लॉक नहीं हो जाते हैं? क्या हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पी ऑर्बिटल जो है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहा है, वो मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के पोजीशन को लॉक नहीं कर रहा है? अगर मान लो इस दो कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जो हाथ है ऊपर का साइड, ये इसका अपर लोब हो गया, और मान लो ये क्या हो गया, नीचे के लोब हो गए। तो ये जब तक एक दूसरे के साइड में, मतलब साइड वाइज, जब तक साइड प्रेजेंट है, तब तक क्या होगा, इसका अपर लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, नीचे का लोब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बरकरार रहेगा। ठीक है, लेकिन
जैसे ही हम अगर किसी भी एक कार्बन एटम को रोटेट करना चाहेंगे, और वो भी कैसे, 90 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पे एक को रोटेट किया था तो उससे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक कार्बन को अगर रोटेट करेंगे, मान लो इस वाले को मैं 90 डिग्री रोटेट करती हूँ, तो 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए अकेले तो कार्बन एटम नहीं चला जाएगा ना, उसका लोब भी तो ये क्या होगा, 90 डिग्री की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ कब पहुंचेगा, जब ये इस लोब के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ेगा। तो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा तभी डबल बॉन्ड के अराउंड में मूवमेंट पॉसिबल है। तो इसी वजह से हम क्या समझ रहे हैं कि डबल बॉन्ड के अराउंड में अगर किसी भी एक कार्बन एटम को तुम मूव करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होकर तब मूवमेंट होगा, इसी वजह से डबल बॉन्ड के अराउंड में जो मूवमेंट होता है ना एटम का, वो रिस्ट्रिक्ट होता है ना कि फ्री होता है। समझो इस बात को, यहाँ पे किसी भी एक एटम को मूव कर रहे हो तो कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं टूट रहा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंगल बॉन्ड में मूवमेंट बहुत इजी होता है, किसी भी कार्बन के अराउंड में मूवमेंट करो बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक एटम को मूव करना, मतलब किसी भी एक एटम को मूव करना कितने भी अराउंड 90 डिग्री 180 डिग्री, ये कब होगा, जब तुम पाई बॉन्ड को तोड़ोगे। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो अगर मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है तो इसका मतलब क्या है, जो पोजीशन ऑफ एटम है अराउंड द कार्बन वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। यहां से इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हो कि पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड कार्बन गेट फिक्स्ड। क्योंकि यहाँ पे ये इजीली मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से अगर यहाँ पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे कार्बन, इन दोनों कार्बन के अराउंड में जो भी एटम या ग्रुप्स लगे होंगे उनका क्या हो जाएगा, पोजीशन स्पेस में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और स्पेस में पोजीशन फिक्स होने के वजह से यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट टाइप के, टू डिस्टिंक्ट आइसोमर्स इज प्रेजेंट। उन्हीं दो डिस्टिंक्ट आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक दूसरे की क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्या है एक दूसरे के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब जैसे कि हमने ये सारे पॉइंट्स समझ लिए, ठीक है, अब मैं इसे इन पॉइंट्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर हम ब्यूट-टू-ईन को बनाते हैं, ठीक है, ब्यूट-टू-ईन। अब देखो ब्यूट-टू-ईन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H H, ठीक है, ये क्या हो गया, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट, ब्यूटेन हो गया ना, मतलब ब्यूटेन नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन में, तो ब्यूट-टू-ईन हो जाएगा। ठीक है, एक ब्यूट-टू-ईन को बनाने का ये तरीका है। एक तरीका और हो सकता है, क्या मैं इस, अभी क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड पे, एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं एक बार मिथाइल ग्रुप इधर कर दूं और ये हाइड्रोजन इधर कर दूं, मतलब ये है C डबल बॉन्ड C H CH3 H, ठीक है, तो अभी भी ये क्या है, ब्यूट-टू-ईन ही है। लेकिन अब क्या, कुछ बच्चों को क्या होगा, लगेगा कि ये सेम ही चीज तो है, लेकिन अभी हम इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे, देखो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का ही सेम है। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से किस रिस्पेक्ट में अलग है, इनका अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस में बदल चुका है। अभी क्या था, हमें दिख रहा था कि दोनों मिथाइल ग्रुप इस साइड पे और हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अब दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे डायगोनल पोजीशन पे हो गए। तो ये दिखने में तो अभी भी सेम है ना, जैसा पहले वाले का फॉर्मूला है वही इसका भी है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सिर्फ एक दूसरे में
अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये डेफिनेशन यही कहता है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक जैसे ही है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? डबल बॉन्ड के अराउंड में अभी मैंने क्या बताया था कि जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, इंटर कन्वर्टिबल नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं है, रीजन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के वजह से। तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरली किसमें दिखेंगे तुम्हें? डबल बॉन्ड के अराउंड में दिखेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे डबल बॉन्ड वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना है कि इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं, ठीक है? तो देखो जब दो सेम ग्रुप एक ही साइड पे, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दोनों एक ही साइड पे प्रेजेंट है, तो जब कोई ग्रुप एक ही साइड पे प्रेजेंट होगा ना, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम सिस ब्यूटीन बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिस ब्यूटीन, ठीक है? और जब यही दो ग्रुप कैसे हो गए, डायगोनल पोजीशन पे हो गए, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांस ब्यूटीन। ये क्या है हमारा? ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है? तो क्योंकि इस नाम के वजह से भी इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कंडीशंस है, कैसे हम पहचानेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है? देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्यूटूइन बनाया था। जरा हम ब्यूटूइन को दोबारा बनाते हैं। हम सिस ब्यूटूइन अगर बना रहे हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप, और ये H हो गया और ये H हो गया, ठीक है? ये क्या है? सिस ब्यूटूइन। अब हमें ट्रांस ब्यूटूइन बनाना है, ठीक है? तो ट्रांस ब्यूटूइन कैसे बना सकते हो? किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे क्रिएट करोगे? बाय चेंजिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम ना। यहाँ पे ब्यूटूइन का दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन सा था? एक सिस और एक ट्रांस। क्या करना है यहाँ पे? ट्रांस ब्यूटूइन बना दो, ट्रांस ब्यूटूइन, ठीक है? तो C डबल बॉन्ड C, CH3H, और ये हो गया H। तो अगर एक दूसरे को देखो तो क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं, ऐसा इसका मिरर इमेज थोड़ी ना होता है। तो बिकॉज यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होगा एक फॉर्म दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बी कंसिडर्ड एज डायस्टीरियोमर्स। याद रखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स may be considered as डायस्टीरियोमर्स। मैं दो चार अरेंजमेंट लिखवा के दिखाऊंगी और तब बताऊंगी कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, किसमें नहीं, ठीक है? तो जो सबसे पहला तरीका वो ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने क्या किया, यहाँ पे A लगा है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है? अब ये एक फॉर्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी दो फॉर्म होते हैं ना, एक सिस और एक ट्रांस। तो ये एक फॉर्म है। ट्रांस बनाने के लिए मैंने क्या किया, किसी भी एक कार्बन के अराउंड मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, ठीक है? अब अरेंजमेंट को चेंज करना ये मत समझना कि हमने डबल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन करवा के कराया होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन कोई भी एक कंपाउंड एक दूसरे के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब कहलाता है? जब उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, बस उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? तो इसका अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट हो सकता है? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे A, ठीक है? अब हमने क्या कर दिया, इस वाले A को यहाँ लिख दिया और यहाँ पे B लिख दिया, ठीक है? तो अब देखो क्या हो रहा है, अभी A के सामने B है और A के डायगोनल में क्या है? A के डायगोनल में क्या है? A है, ठीक? अब जब मैंने अरेंजमेंट चेंज किया तो भी मुझे क्या दिख रहा है? A के सामने B ही दिख रहा है, A के सामने B दिख रहा है, और A के डायगोनल में क्या दिख रहा है? A के डायगोनल में क्या दिख रहा है? यहाँ अब हमें यहाँ पे A ही तो दिख रहा है, तो पहले वाले और दूसरे वाले को कंपेयर करो। यहाँ पे भी A के सामने B था और A के डायगोनल में क्या था? A था। यहाँ पे भी A के सामने B है और A के डायगोनल में A है। तो ये दोनों ही
सेम ही टाइप के, ये दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलोगे कि ये क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स है। ठीक है, अभी मैं कंडीशन बताऊंगी कि कैसे डायरेक्ट पहचान जाओगे, पहले इस चीज को समझो। यहाँ पे सामने और डायगोनल वाला कंसेप्ट करके देख लेना, तो पहचान जाओगे कि कंपाउंड आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पहले भी सेम था, बाद में भी चेंज सेम ही है, अरेंजमेंट बदलने के बाद भी, तो इसी वजह से ये दो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे। और आइडेंटिकल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। अब हम इसका दूसरा फॉर्म देखेंगे, बी सी डबल बॉन्ड सी, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे डी। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म बनाऊं तो दूसरा फॉर्म कैसे बनेगा। दूसरे फॉर्म के लिए हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ए और यहाँ पे क्या हो गया डी, और यहाँ पे क्या हो गया बी। अब देखो यहाँ पे ए के सामने क्या है, बी, ए के सामने क्या है, बी, और ए के डायगोनल में क्या है, डायगोनल में क्या है, डी। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी ए के सामने बी है और ए के डायगोनल में क्या है, डी। तो ये दोनों ही कंडीशन सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे कि ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स है। समझ आया। और आइडेंटिकल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। अब हम इसका तीसरा फॉर्म देखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, बी के सामने बी और बी के डायगोनल में ए। ठीक, बी के सामने है बी के सामने बी और बी के डायगोनल में, एस और डी से लिख देते, बी के डायगोनल में क्या है, ए। अब मैंने मान लो अरेंजमेंट बदल दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए, और यहाँ पे क्या आ गया, बी। अब चेक करो जरा, अब हमें क्या दिख रहा है, बी के सामने क्या आ गया है, ए आ गया है, और बी के डायगोनल में क्या आ गया है, बी आ गया है। यहाँ पे चीजें बदल गई हैं, बी के सामने क्या आ गया है, ए आ गया है, और बी के डायगोनल में क्या आ गया, बी आ गया। दिख रहा है, ये चीजें बदल गई है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड्स है। ये क्या है, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, तो नॉन आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ठीक, अब हम लास्ट वाला देखेंगे। ठीक, यहाँ पे बी ए डी ई, ये तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी बी के सामने क्या है, बी के सामने डी है और बी के डायगोनल में क्या है, ई है। ठीक, अब मैंने चेंज किया, सी डबल बॉन्ड सी, बी ए, अब यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डी। अब चेक करो, बी के सामने क्या है, ई है, और बी के डायगोनल में क्या है, डी है, तो ये भी अलग अलग है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल्स, ये भी क्या है, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जितने भी नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड होते हैं, नॉन आइडेंटिकल में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। आइडेंटिकल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। लेकिन पेपर में अब तुम सामने डायगोनल करने नहीं बैठोगे ना, तो हमें एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए जिससे हम तुरंत पहचान जाए कि कोई एक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये कहता है कि ईच कार्बन एटम must have different atom attached। ठीक है, तो अगर दो कार्बन एटम जिसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर वो दोनों ही कार्बन एटम अलग अलग एटम को कैरी कर रहे होंगे ना, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जहां पे एटम सेम हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले में हम देखें तो यहाँ पे इस कार्बन के अराउंड ये वाला कार्बन तो क्या कर रहा है, डिफरेंट एटम कैरी कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको देख के बोल देंगे तो हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हम देख रहे ऊपर वाले में सेम एटम लगे, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके थ्रू हमें लगेगा कि करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसको जब हम देखेंगे
तो जहां भी एटम सेम हो गया, दो कार्बन एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगे, उनका एटम अगर सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। नीचे देखो, यहाँ पे भी डिफरेंट एटम, यहाँ पे भी डिफरेंट एटम, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट एटम लगे हुए दोनों कार्बन के अराउंड। तो इसी वजह से ये जो नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल ले प्रोपीन, तो प्रोपीन कैसे बनाओगे, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 H H और H। देखो अब अगर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे, पहले इसको देख के सिर्फ आंसर डिसाइड करोगे तो लगेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ना, इस कार्बन पे सेम एटम हो गया, तो इसी वजह से ये प्रोपीन प्रोपीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, क्योंकि एक एटम पे से एक कार्बन पे सेम एटम हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड करोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। और एक बात यहाँ से ये भी कंक्लूड करोगे कि इससे हम ये बता सकते हैं कि हर एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ब्यूट-2-ईन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, लेकिन प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। तो आई थिंक क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पे होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।